नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुशील मिश्रा और एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है आमवात, जिसको हम आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में, मॉडर्न साइंस में बहुत हद तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कंपेयर कर सकते हैं। तो जोड़ों संबंधी जितनी भी व्याधियाँ हैं, जितने भी रोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाली, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली अगर कोई व्याधि है तो वह है आमवात। इसका ट्रीटमेंट आप जितना जल्दी शुरू कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि रोग जितना गंभीर होगा उसका ट्रीटमेंट करते में उसका जो लाभ है उतना ही देर से प्राप्त होगा तथा उससे ज़्यादा विकलता या उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आमवात आखिर है क्या, वो किन कारणों से होता है, उसके क्या क्या कारण हैं और उसके क्या क्या लक्षण हैं जो हमको दिखाई पड़ते हैं, उसके शारीरिक दोषों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, आमवात की पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इस रोग में किस तरीके का खान पान, कैसा आहार विहार हम लोगों को अपनाना चाहिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा कौन कौन सी है जिसको हमें इस रोग में देना चाहिए तथा कौन कौन सी वह पंचकर्म चिकित्साएं हैं जिनका उपयोग हम आमवात रोग में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आमवात आखिर है क्या। आमवात में दो शब्द हैं, आम तथा वात। जो भी आहार हम लोग खाते हैं उससे हमारे शरीर में जा करके उसका पाक होता है तथा उससे आहार रस का निर्माण होता है। किन्हीं कारणों से वह आहार रस का पूर्ण रूप से पाक ना होने के कारण वह अपक्व आम रस के रूप में हमारे शरीर में बनता है, जिसे ही हम आम कहते हैं। और उसी के साथ वात दोष बढ़ने से आम और वात दोनों मिल करके हमारे जो कोष्ठ है वहाँ से शाखाओं में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाकर के जो संधियाँ हैं उनका स्थान कफ दोष है, वहाँ पर जाकर वो एकत्र होते हैं तथा आमवात रोग को उत्पन्न करते हैं। अगर ये दोष बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो केवल यह संधियों तक ही सीमित नहीं रहते हैं, यह हमारे शरीर के पूरे शरीर में फैल जाते हैं तथा हमारी जो सूक्ष्म चैनल है, जो स्रोतस है, वहाँ पर जाकर और गंभीर लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। तो इस आमवात के होने का क्या कारण है? तो हमारे आयुर्वेद में आचार्यों ने आमवात होने के बहुत सारे कारण बताए हैं। उसमें से ही एक प्रमुख कारण है विरुद्ध आहार, यानी जो आहार हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो सुटेबल नहीं है, उन आहारों का हम अगर सेवन करते हैं, उसके भी अनेक प्रकार बताए हैं। जैसे देश विरुद्ध, यानी जिस जगह पर हम रहते हैं उसके गुणों के विपरीत आहार द्रव्यों का अगर हम सेवन करते हैं। ऋतु विरुद्ध, यानी काल विरुद्ध, जिस तरीके की हमारी ऋतु चल रही है उसके विपरीत गुणों वाले आहार द्रव्यों का या विपरीत गुणों वाले जो है खाने का, भोजन का हम लोग सेवन करते हैं। संयोग विरुद्ध, यानी कुछ ऐसे द्रव्य जिनको मिलाकर नहीं खाना चाहिए उनको हम लोग मिला करके भोजन कर रहे हैं। अग्नि विरुद्ध, यानी हमारे अग्नि जो है 4 रोटी की भूख है और हम उसको जो है ज़्यादा भोजन कर रहे हैं। मात्रा विरुद्ध, यानी कुछ ऐसे हैवी आहार, ऐसे गुरु आहार का सेवन कर रहे हैं जिनका कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हमारी अग्नि दूषित होती है और आयुर्वेद में कहा गया है कि जितने भी शरीर में रोग होते हैं उन सब का प्रमुख कारण बताया गया है मंद अग्नि, यानी हमारी जठराग्नि या पाचकाग्नि का मंद होना या कम होना। तो देखते हैं इनमें से किन किन कारणों से हमारी अग्नि दूषित होती है। तो जैसे आपके खाने में बहुत ज़्यादा अनियमितता है, उसका समय निश्चित नहीं है, हमें जब भूख लगती है या फिर हमें भूख लगी तब हम आहार का सेवन न करके जब हमें समय मिलता है, काम की व्यस्तता के कारण हम आहार का सेवन बहुत देर से करते हैं। बहुत ज़्यादा हम आहार का सेवन कर लेते हैं, जितनी हमारी भूख है उससे ज़्यादा हम आहार द्रव्यों का सेवन कर लें और हमारे आहार अगर पचा नहीं है फिर भी हम भोजन कर लें, खाना खा लें। हम अपने खाने में बहुत ज़्यादा हैवी पदार्थों को, जैसे दुग्ध से बने हुए विकार, चीज़ हो गया, पनीर हो गया और दही हो गया, इनका बहुत अधिक मात्रा में हम सेवन कर रहे हों। दूध के साथ हम लोग फलों का सेवन करते हैं, जैसे मिल्क शेक, या फिर दूध के साथ नमकीन पदार्थों को मिला करके उसका सेवन करते हैं, या फिर दूध के साथ हम लोग नॉन वेज को मिला करके सेवन करते हैं, या फिर आहार द्रव्य में बहुत ज़्यादा बेकरी के फूड, या आहार द्रव्य में हम लोग बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फूड या उड़द की दाल का हम लोग अपने आहार में बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं या शामिल करते हैं। तो इन सब कारणों से हमारे शरीर में अपक्व रस यानी आम रस की उत्पत्ति होती है। इसके साथ ही कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं जो इस बीमारी के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे हम रात में बहुत देर तक जगते हैं तथा सुबह देर से उठते हैं। कुछ लोग दोपहर में बहुत ज़्यादा सोते हैं तथा बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा चिकनाई है, बहुत ज़्यादा स्निग्धता युक्त चीज़ों का सेवन करने के पश्चात हम व्यायाम करने लगते हैं।
तो इन सब कारणों से भी हमारा जो आहार रस है वो ठीक से नहीं पच पाता है तथा अपक्व आम रस यानी आम की उत्पत्ति करता है। अब इस व्याधि के क्या क्या लक्षण होते हैं उनको देखते हैं। तो इस व्याधि के शुरुआती अवस्था में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्बलता या बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा, पूरे शरीर में वेदना का अनुभव होता रहेगा, खाने में अरुचि यानी खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी बार बार, है ना, और बहुत ज़्यादा आलस रहे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, धीमा धीमा यानी मंदमर शरीर में बुखार सा रहेगा, ऐसी अनुभूति हम लोगों को होगी। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कुछ आम वात के विशेष लक्षण हैं, कुछ ऐसे टिपिकल लक्षण जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि यह आम वात ही है। तो इसमें जो हमारे जॉइंट्स, जो छोटे छोटे जो संधियां हैं, इसमें जो दर्द हो रहा होगा, जो पेन होगा, वो हमारे धीरे धीरे बड़े जॉइंट्स में पहुंचने लगेगा। जो हमारे एंकल जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। जो हमारी बड़ी संधियाँ, छोटी संधियाँ जो है उसमें इन्फ्लेमेशन यानी उसमें जो सूजन आने लगेगा। उस जॉइंट्स को अगर हम छू करके देखें कि उसमें बहुत ज़्यादा हॉटनेस यानी गर्म फील होगा और उसमें रेडनेस भी कभी कभी दिखाई देती है। स्तब्धता यानी मॉर्निंग स्टिफनेस, जो इस व्याधि में सबसे ज़्यादा कॉमनली दिखाई देती है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस। रोगी आपको बताएगा कि जब वह सुबह उठता है तो उसके जो जॉइंट्स है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वो स्टिफनेस थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, क्योंकि सुबह कफ का समय होता है और कफ तथा आम के जो गुण हैं एक जैसे होते हैं, इसलिए मॉर्निंग स्टिफनेस सुबह सुबह रोगी में मिलती है। इसके अलावा एक और लक्षण इस व्याधि में दिखाई देता है, जो है वृश्चिक दंशवत वेदना, अर्थात बिच्छू के काटने के समान पीड़ा रोगी को होती है। और जैसे जैसे ये रोग बढ़ता जाता है उसके जॉइंट्स में जो दर्द होता है वो शिफ्टिंग पेन होता है, अर्थात आज रोगी बताएगा कि मुझे इस जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है, अगले दिन वो बताएगा उसके दूसरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है। इस तरीके से भ्रमणशील पीड़ा होना भी इस व्याधि का एक प्रमुख लक्षण है। और जैसे जैसे व्याधि और गंभीर होती जाती है तो इसके रोगी के जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी यानी शारीरिक विकलता दिखाई देने लगती है, उस जॉइंट्स का शेप बदलने लगता है तथा अब रोगी जो है अपनी जो डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो भी करने में असमर्थ हो जाता है। तो यह व्याधि के लक्षण हैं जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि यह आम वात ही है। इसके बाद आम वात की चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को निदान परिवर्जन चिकित्सा को अपनाना चाहिए। निदान परिवर्जन का मतलब ये है कि जिन कारणों से यह व्याधि हो रही है या जिन कारणों से यह व्याधि बढ़ रही है, उन कारणों का या उन आहार विहार का हम लोगों को त्याग कर देना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि आपकी वो व्याधि जो बढ़ रही है वो रुक जाएगी तथा जो आम का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आम का निर्माण हो रहा है, वो होना कम हो जाएगा या रुक जाएगा। तो आम बात में अगर हम पथ्य आहार की बात करें तो ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो आहार पचने में लघु हो तथा जिससे किसी भी दोष का प्रकोप ना हो, तथा जो सात्विक आहार हो उनका हम लोगों को सेवन करना चाहिए। अगर अनाज की बात करें तो आम बात के रोगियों को पुराण अन्न यानी पुराने जो अनाज हैं उनका सेवन करना चाहिए, उनका सेवन करने के लिए बताया गया है। अगर आपके पास पुराने अनाज उपलब्ध नहीं हैं तो जो अनाज हैं उसी को आप हल्का सा भून लें, भूनने के पश्चात उनका सेवन करें तो वह हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। मूंग की दाल, करेले की सब्जी, परवल, पटोल और पुनर्नवा, इनका सेवन इस व्याधि में बहुत ही लाभप्रद बताया गया है, क्योंकि इसके अलावा इसमें कटु तथा तिक्त रस वाले द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा गया है, जिससे आम का पाचन अतिशीघ्र हो जाता है। इसके अलावा पीने के लिए इसमें उष्ण जल का सेवन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उष्ण जल जो है आम के पाचन करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, इसलिए इस व्याधि में निरंतर हम लोगों को उष्ण जल का ही सेवन करना चाहिए। आम बात में लंघन यानी उपवास का विशेष महत्व बताया गया है। तो देखिए, आम बात में आम भी बढ़ा हुआ है और वात दोष में। तो आम बात में जब आपको लंघन कराना है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि लंघन उतने ही समय तक कराएं जिससे आम का संपूर्ण पाचन हो जाए तथा वात दोष का भी समन हो, यानी वात दोष की वृद्धि ना हो। क्योंकि अगर लंघन अधिक मात्रा में आप करा देंगे या उपवास अधिक मात्रा में करा देंगे तो हो सकता है वात दोष की वृद्धि हो जाए। तो इसका हम लोगों को विशेष ख्याल रखना है कि आम का जब तक पाचन हो तभी तक हमको लंघन कराना चाहिए। इसके पश्चात आम बात में स्वेदन चिकित्सा बताई गई। स्वेदन यानी सेक लेना। तो इस सेक के द्वारा हम शरीर में जो आम के कारण
हैवीनेस है, जो स्टिफनेस है, जो गुरुता है तथा जो दर्द है, जो पेन है, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए रूक्ष स्वेद करने के लिए कहा गया है। तो रूक्ष स्वेद करने के लिए हम लोग बालुका यानी रेत का प्रयोग करते हैं। रेत को गर्म करके उसकी पोटली बना करके उससे सेक करने को बोला गया है। जिस जॉइंट में आपके दर्द है, जिस जॉइंट में आपके स्वेलिंग है या फिर जहाँ पर जकड़ाहट है, वहाँ पर अपन रूक्ष बालुका स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप सेंधा नमक ले करके उसको गर्म करके उसकी पोटली बना करके उससे भी सेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप निर्गुंडी के पत्तों को लेकर के उसमें उसको अरंड तेल से थोड़ा भून लीजिए तथा उसकी पोटली बना करके उससे भी हम लोग सेक कर सकते हैं, जिससे आपके जो जॉइंट्स में, जो जोड़ों में जो हैवीनेस है, जो जकड़ाहट है तथा जो स्वेलिंग या दर्द है, जो पेन है और जो सूजन है, वो बिल्कुल कम होने लगेगी। इस रोग में एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि इस रोग में हमको जोड़ों पर तेल की मालिश बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस रोग में जोड़ों में तेल की मालिश करते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग बढ़ जाएगी और आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि और जो जोड़ों के रोग हैं, जो इससे संधिवात है, उसमें तेल लगाने के लिए तथा मालिश करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन जो आम वात का रोगी है, जो आम वात व्याधि है, उसमें हम लोगों को जोड़ों में तेल का मालिश करना बिल्कुल भी निषेध बताया गया है। अगर आपको तेल मालिश करनी भी है तो किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर के तब तेल का उपयोग करना चाहिए तथा तेल लगा करके उसको ऐसे ही छोड़ देना है, उसमें मालिश बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपकी व्याधि और ज़्यादा बढ़ जाएगी तथा आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके पश्चात आम वात में दीपन पाचन चिकित्सा बताई गई है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है सुंठी, जो आपके शरीर में बढ़े हुए दोषों को पाचन करती है, अग्नि को प्रदीप्त करती है तथा आपके शरीर में जो पीड़ा है, जो आमदोष कारण जो वेदना है, उसका भी शमन करती है। इसलिए इसे विश्व भेषज्या भी कहा गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण औषधि है गिलोय, जिसको अमृता भी कहते हैं, क्योंकि यह अमृत के समान गुण देने वाली है, जो हमारे शरीर में तीनों दोषों का बैलेंस करती है तो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। इसलिए हम गिलोय के काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आम वात में अरंड तेल को भी प्रयोग करने के लिए बताया गया है। अरंड तेल को आम वात की प्रमुख औषधि के रूप में कहा गया है। तो अरंड तेल का सेवन हम लोग काढ़े के साथ कर सकते हैं। आधा कप कुनकुना आम दोषनाशक काढ़ा लेकर के उसमें 1 या 2 चम्मच अरंड तेल को मिला करके सुबह प्रातःकाल उसका खाली पेट सेवन किया जा सकता है तथा रात में अरंड तेल को 1 या 2 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी में मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। अब इसके बाद पंचकर्म चिकित्सा के बारे में जानते हैं। तो आम वात के रोगी में पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। आम वात में विरेचन तथा वस्ती का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। ऐसी वात अनुलोमक औषधियाँ जिनका प्रयोग हम लोग वस्ती के रूप में या विरेचन के रूप में करते हैं, जो आपके शरीर में स्थित आम दोष को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिससे आपकी वेदना शांत होती है तथा आपके जो जोड़ हैं उसमें जो स्वेलिंग है वो भी कम होती है तथा उसमें जो होने वाली स्टिफनेस है वो भी कम हो जाती है। पंचकर्म के पश्चात अब आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सा, मतलब किन किन औषधियों को अपन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे काढ़े हैं, जैसे सुंठी पिप्पल आदि काढ़ा, बहुत सारे गुग्गुल हैं, बहुत सारे रस है, जिनका प्रयोग हम आम वात की चिकित्सा में करते हैं, जिससे आपके जो व्याधि है उसकी जो सीवियरिटी है वो कम होती है, आपके जो दर्द है, जो पेन है वो कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है तथा दोषों का बैलेंस यानी दोषों की साम्यावस्था आ जाती है तथा यह व्याधि जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जब भी आप आम वात के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा लें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह चिकित्सा आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में ही ले जानी चाहिए, क्योंकि चिकित्सक जो चिकित्सा आम वात के लिए देता है वह आपकी व्याधि की सीवियरिटी यानी अवस्था या गंभीरता के आधार पर ही उसका चयन करता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आम वात रोग को समझने के लिए तथा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आम वात रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए पर्याप्त होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अधिक और रोगों के बारे में जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।